नमस्ते। मेरा नाम है सिद्धांत, साथ में अंशुमान जी। खर्चा पानी में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। खर्चा पानी में हम दिन भर की बड़ी इकोनॉमिक सुर्खियों पे बात करते हैं और अंशुमान जी, आज देश का सबसे ज़रूरी कागज़ आया है, जिसको मुझे लगता है, कम से कम पर्सनली मैं तो सोचता हूँ कि बजट से ज़्यादा ज़रूरी कागज़ होता है देश का, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया। उस रिपोर्ट को आप देखते हैं, मतलब बजट का तो कई मतलब हो सकता है। बजट सरकार अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकती है, पॉलिटिकल लाभ के लिए बजटों का इस्तेमाल होता रहा है। बजटों में कई सारे बहस होते रहते हैं, लेकिन सरकार ने काम क्या किया? कहानी एक कहावत है ना, साहब बोला तो बहुत लेकिन कहा क्या? इकोनॉमिक सर्वे उसका बयान है और आज हाँ, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया आया है। और अंशुमन जी, इकोनॉमिक सर्वे आने के साथ ही वो तमाम जार्गन्स प्रयोग में आने लगे हैं। वो जो हम कई बार सुन रहे थे कि वी शेप रिकवरी है और इस साल का डेफिसिट हम 7.7, इस साल को हम 7.7 की गिरावट के साथ जीडीपी में दर्ज करेंगे। अगले साल 11% के साथ बढ़ोतरी के साथ दर्ज करेंगे, जो एक्चुअली आईएमएफ ने भी कहा था और जो हम ऑलरेडी खर्चा पानी में डिस्कस कर चुके हैं। और अभी ब्रीफिंग चल रही है इस समय सीए की, और उस ब्रीफिंग में भी तमाम बातें इस समय की जा रही हैं कि 2 साल में हम प्री कोविड लेवल तक पहुंच जाएंगे। इस तरह के दावे इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से कि ब्रीफिंग के दौरान आने लगे हैं। लेकिन असली पिक्चर क्या है अंशुमान जी? अ, खर्चा पानी के सारे दर्शकों का स्वागत है। आमतौर पर इकोनॉमिक सर्वे हर साल आते हैं और एक सामान्य बजटीय प्रक्रिया के तहत आते हैं, जैसे बजट आते हैं। पर कभी-कभी इतिहास से बदलता है, तो इतिहास के मोड़ पर कुछ दस्तावेज इतने मूल्यवान हो जाते हैं कि जिनका एक-एक अक्षर पढ़ने का इंतजार किया जाता है। और चूंकि भारत एक बहुत गहरी कॉन्ट्रैक्शन से निकला था, अब अभी तक सरकार ने पूरे 1 साल में हमें इसकी वजह, इसके कारण, इसके नतीजे, क्यों ऐसा हुआ, क्यों लॉकडाउन लगाया गया, क्या उससे क्या हुआ, इसके बारे में हमें फुटकर में अलग-अलग जगह से सरकार की एजेंसियों ने बताया। पर आधिकारिक रूप से देश की सर्वोच्च संस्था को दस्तावेजी तौर पर सरकार ने पहली बार ये बताया कि क्या हुआ, क्या हो रहा है, क्या हो सकता है और क्या होने वाला है। और इसलिए इस साल का यानी 2020-21 की आर्थिक समीक्षा या इकोनॉमिक सर्वे शायद आप जो सच कह रहे हैं बजट से ज्यादा कीमती और महत्वपूर्ण दस्तावेज है। करीब करीब 500 पेजों के 2 खंडों में बटे, इस 500 सवा 500 पेजों के दस्तावेज के 2 खंडों में बटे पहला खंड जो है वो सैद्धांतिक चीजों पर, बौद्धिक चीजों पर है, और दूसरा खंड ज्यादा महत्वपूर्ण है जहां से हमें डेटा मिलता है। दो तीन चीजें इसमें सबसे महत्वपूर्ण है जो हमें भविष्य के बारे में, हमारे खर्चा पानी से संबंधित है, क्योंकि हर व्यक्ति की निगाह निगाह इस सर्वे पर इसलिए थी क्योंकि ये सर्वे क्या बता रहा है, मंदी से कब उबरेंगे, ये पहला सवाल। इस सवाल का जवाब सरकार ने अभी तक कभी किसी भी मंच से नहीं दिया। इस सर्वेक्षण से इस जवाब की उम्मीद थी, तो हम सबसे पहले यह समझने की कोशिश करते हैं कि हम मंदी से कब उबरेंगे, सर्वे क्या कहता है, और अगले साल की आर्थिक विकास दर और उसके बाद की आर्थिक विकास दर का नजरिया क्या है। हम्म। आर्थिक सर्वेक्षण, शायद ऐसा लगता है कि पूरे सर्वेक्षण की का जो शुरुआती हिस्सा है वो इस तरह से बनाया गया जिससे कि लॉकडाउन के फैसले को आर्थिक तर्कों पर जस्टिफाई किया जा सके या प्रामाणिक बनाया जा सके। तो एक पूरा चैप्टर ये बताता है कि लॉकडाउन कैसे सुविचारित फैसला था, सोच समझ कर लिया गया फैसला था, इसके पीछे पॉलिसी रिसर्च थी और उसमें बहुत सारे डेटा है, एनालिसिस है, दुनिया के देशों से तुलना है, और वो ये साबित करता है कि लॉकडाउन करना जरूरी था क्योंकि भारत में लोगों की जीवन बचाने के लिए आवश्यक था, और उसके असर नापने के अलग अलग नए नए तरीके जो हैं वो उसमें दिए गए हैं। लेकिन अब यहाँ ये है कि जब लॉकडाउन को सरकार ने एक सुविचारित फैसला माना है तो मंदी को भी स्वीकार करना जरूरी हो गया है। यानी अब सरकार इस सर्वे में मंदी डिनाई नहीं कर रही है, मंदी से इनकार नहीं कर रही है और गहरी मंदी स्वीकार कर रही है। हाँ, वो ये मान अब रहे हैं कि इसके मंदी है और प्री कोविड लेवल तक जाने की जरूरत है चीजों को। हाँ, और उसके बाद जो सवाल का जवाब, हमारे जो सबसे बड़े सवाल का जवाब है कि हम मंदी से कब से उभरेंगे, कब हमारी नौकरियां, रोजगार लौटेंगे, कब तनख्वाहें बेहतर होंगी। इस संदर्भ में सर्वे स्पष्ट रूप से कहता है कि भारत को प्री कोविड लेवल यानी कोविड से पहले की आर्थिक विकास दर हासिल करने में कम से कम 2 साल लगेंगे। और ये बात हम लोग लगातार बार बार जाहिर सी बात है, अर्थात हर बात अर्थात में कह रहे थे हम लोग। हम ये बराबर कह रहे हैं कि 2 से 3 साल लगेंगे। सर्वे ने कहा, अच्छा, और प्री कोविड लेवल कोई बहुत अच्छा लेवल नहीं है। प्री कोविड में भारतीय अर्थव्यवस्था 5 साल के न्यूनतम स्तर पर खड़ी थी। ऑब्वियसली यानी उसमें कितनी ज्यादा शिकायतें और कितनी ज्यादा समस्याएं थी उस समय भी।
हाँ उस समय थे, तो हम बहुत हाई ग्रोथ के लेवल पे नहीं जाना, पे पहुंचने की तो बात दूसरी है। तो पहली चीज समझना जरूरी है कि मंदी कब दूर होगी। मंदी साहब 2 साल बाद दूर होगी। यानी इस साल नहीं, अगले साल के बाद हम ये समझ पाएंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस स्तर पर खड़ी है इस मंदी से उबरने के बाद। नंबर एक बात ये सूत्र के रूप में बांध लेनी। तो अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, भविष्य की तरफ देख रहे हैं, तो इस हिसाब से बनाइए कि ये स्थितियां इस तरीके की अभी 2 साल मतलब 24 महीने और चलेंगी, और 1 साल तो हम उसे निकाल कर लाए हैं। हमें जो भी थोड़ी बहुत ग्रोथ दिखाई देगी वो अगले से अगले साल के सेकंड हाफ के आसपास दिखाई देगी। एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात यह कि जो आंकड़ा अगले साल की आर्थिक विकास दर का, और वो इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि हम कॉन्ट्रेक्शन में हैं, हम मंदी में फंसे हुए हैं। यहां से उबरकर अगला साल हमारा कैसा होगा, इसका जो आंकड़ा है, और जो 11% की आर्थिक विकास दर का आंकड़ा जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, और खर्चा पानी के दर्शक याद करेंगे कि उस दिन भी हमने ये बात कही थी कि इस आंकड़े में बेस इफेक्ट शामिल है। ऑब्वियसली। और इस आंकड़े को सर्वे ने बहुत ईमानदारी के साथ खोला है, और मैं इस बात को रेखांकित करूंगा कि इकोनॉमिक सर्वे ने वास्तविकता में मंदी को स्वीकार किया है। सर्वे ये बताता है कि भारत की आर्थिक विकास दर वस्तुतः अगले साल केवल 2.4% होगी, 11% नहीं। 11% में वो बेस इफेक्ट शामिल है, यानी वो नुकसान शामिल है जो हमें इस साल मंदी के कारण या लॉकडाउन के कारण सहना पड़ा है। अब इसे विशुद्ध रूप से मोटे आंकड़ों में समझ लेना जरूरी है, जो सामान्य हिसाब है कि 2019-20 में भारत का टोटल जीडीपी 146 लाख करोड़ रुपए था, 146 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। रियल प्राइसेस के ऊपर। और 2020-21 यानी लॉकडाउन और मंदी के साल में 134 लाख करोड़ हो गया। अगर सब कुछ ठीक चला तो 2021-22 में भारत का जीडीपी 149 लाख करोड़ होगा, यानी प्री कोविड लेवल से करीब 3 लाख करोड़ ज्यादा। यानी हम 2% से 2.5% की शुद्ध विकास दर, वास्तविक घाटा निकालकर, जितना नुकसान इस साल हुआ उसे निकालने के बाद हम केवल 2 से 2.5% की आर्थिक विकास दर हासिल कर पाएंगे, अगर सारी चीजें सामान्य रूप से व्यवस्थित रूप से चली तो। लेकिन अगर हम इसे ये देखें कि हमें जब हमारी 6% या 7% या 8% की विकास दर थी, मुझे नहीं लगता कि अगले 5 साल तक भी भारत 8-9% की विकास दर ले पाएगा, और जो डबल डिजिट ग्रोथ की संभावनाएं थी वो और ज्यादा लंबी खिसक गई है। ये वास्तविकता सर्वे एक तरीके से स्वीकार करता है यहाँ पे। तो ये तो हुआ पहले सवाल का जवाब कि मंदी कब दूर होगी। उबरने की शुरुआत अगले साल से होगी, लेकिन हम ग्रोथ के लेवल तक आते आते हमें 2 साल लग जाएंगे, जब हम इस स्थिति में होंगे, हमें जान सके कि हम उबर पाए कि नहीं उबर पाए। अब अंशुमान जी इसमें हाँ बताइए कुछ कह रहे थे आप? नहीं, आप सवाल नहीं, मैं बस ये पूछना चाह रहा था कि इस बार का बजट जो है उस पर तो हम थोड़ी देर बाद आएंगे, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे में हम जैसी बातचीत कर रहे थे, फॉरेन रिजर्व को लेकर बहुत सारी बातें हैं, और आरबीआई ने कुछ दिनों पहले भी जो ऐलान किया था कि डॉलर को डॉलर रुपए की कीमत एक हद तक ज्यादा नहीं गिरने देना है, उसको लेकर भी कुछ बातें कही गई हैं। और दूसरी जरूरी चीज, अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे जा रहे हैं तो कई सारी इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसियों ने भारत को कई कई पैमानों पे आंका है, और भारत शायद उससे थोड़ा नाखुश लग रहा है। क्या है चीजें ये भी महत्वपूर्ण पहलू है इस सर्वे का। लेकिन हम ग्रोथ के साथ एक छोटी सी बात और जोड़ दें, क्योंकि दूसरा सवाल हमारे दिमाग में या हमारे खर्चे पानी से जुड़ा हुआ सवाल है कि क्या मंदी, अगर भारत की रिकवरी आई तो बेकारी दूर होगी, क्या नुकसान खत्म हो जाएंगे, क्या जो कारोबार बंद हुए उनके कारोबार वापस लौटेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर इकोनॉमिक हिस्टेरिसिस का खतरा मंडरा रहा है। इकोनॉमिक हिस्टेरिसिस एक फिनोमेना होता है, परिस्थिति होती है जिसमें अगर किसी अर्थव्यवस्था को बहुत गहरी और तगड़ी चोट लगे तो जो होने वाले नुकसान है वो बहुत लंबे समय तक जारी रह सकते हैं। यानी सर्वे का कहने का मतलब यह है कि अगर आपकी इकोनॉमी रिकवरी भी कर जाएगी तो भी बेरोजगारी बढ़ती रह सकती है। जितना नुकसान लॉकडाउन के दौरान मंदी में हुआ है या डिमांड टूटने से हुआ है, उसकी 100% भरपाई इस रिकवरी से संभव नहीं है। यानी जितनी कंपनियां बंद हुई हैं, जितनी दुकानें बंद हुई हैं, जितनी लोगों की नौकरियां गई हैं, जितने बैंकरप्सी आई है, उसकी भरपाई संभव नहीं है। तो दूसरे सवाल का जवाब ये कि रिकवरी आएगी भी, पर वो रिकवरी उस नुकसान की भरपाई तो नहीं कर पाएगी शायद जो हमने लॉकडाउन के दौरान, पिछले 1 साल के दौरान उठाया है। यानी बेकारी की दृष्टि से जितनी बेकारी में हम खड़े थे 2019 में 45 साल के सर्वोच्च स्तर की बेकारी पे, फिर लॉकडाउन ने उसको और ज्यादा बड़ा कर दिया। रिकवरी के बाद हमें बेकारी के एक सहनीय स्तर पर
6-7% की बेकारी दर अगर हम सहनीय उस पर पहुंचते लंबा समय लगेगा। तो ये दूसरा फोकल पॉइंट है कि सर्वे ये मान रहा है कि मंदी है, रिकवरी होगी लेकिन पार्शियल होगी, बहुत सारे लोगों को उस रिकवरी का फायदा नहीं मिल पाएगा, यानी जो नुकसान है वो पूरी तरह भरे नहीं जा सकेंगे। और इसलिए हमने जो चर्चा की थी कि वी शेप की रिकवरी का जो नैरेटिव या बिग शेप की रिकवरी की जो बात कही जा रही है, अगर आप इकोनॉमिक हिस्टेरिसिस की बात जो इकोनॉमिक सर्वे ने अपने ने स्पष्ट रूप से लिखी है उसे माने, तो ये दरअसल के शेप रिकवरी की बात है कि ऊपर के कुछ हिस्से रिकवर हाँ, करेंगे। ये हम बात कर चुके हैं अर्थात रहेंगे, ये बात हम कर सकते हैं। अब हम तीसरी बात पर आते हैं जो है, ये बहुत दिलचस्प अध्याय सिद्धांत, और इसका कोई ट्रिगर नहीं समझ में आता कि इकोनॉमिक सर्वे ने पूरा अध्याय इस पर क्यों लिख दिया है कि सॉवरेन रेटिंग एजेंसियां भारत के साथ अन्याय कर रही हैं। जो सॉवरेन रेटिंग एजेंसियों की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड एंड पुअर है, मूडीज है, फिच है, इस तरीके की एजेंसियां हैं जो दुनिया के देशों की रेटिंग करती हैं। इकोनॉमिक सर्वे ने लंबे कई पृष्ठों पर कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से है और हमारा विदेशी मुद्रा भंडार इतना बड़ा है, हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इतना बड़ा बाजार है, उसके बाद भी हमारे साथ रेटिंग में अन्याय किया जाता है। ध्यान रहे कि भारत की रेटिंग सॉवरेन रेटिंग जंग से थोड़ा सा ऊपर है मतलब, तो भारत की रेटिंग दुनिया के समवर्ती देश जो हैं और उनकी तुलना में अच्छी नहीं है। तो क्या सरकार ये रेटिंग की जो पूरी चर्चा हुई है, क्या ये इस तरफ इशारा है कि इस बार बजट में सरकार सॉवरेन बोरोइंग की यानी अंतरराष्ट्रीय बाजार से भारत कर्ज लेने के कार्यक्रम की घोषणा करेगा? पिछली बार भी घोषणा हुई थी पर वो सरकार से पीछे हट गई थी क्योंकि स्वदेशी आंदोलन मंच और बहुत सारे वैचारिक संगठनों ने, जो सरकार के वैचारिक संगठन ने, उन्होंने उसका विरोध किया था। सरकार के क्या कहें, सरकार से सत्तारूढ़ पार्टी के वैचारिक संगठन है। हाँ, सत्तारूढ़ पार्टी के वैचारिक संगठनों ने इसका विरोध किया था। और लेकिन इस समय जो बजट की गणित है उसमें जो घाटे की स्थिति है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि राजकोषीय घाटा 3.5% तो क्या रहना, बहुत ज्यादा ऊपर चला जाएगा, 7% रहेगा, उसने नंबर नहीं दिया है घाटे का। लेकिन अगले साल सरकार के जो पैसे के खर्च की और जमा खर्च का जो हिसाब किताब है, उस हिसाब से बैंकों और वित्तीय सिस्टम में इतना पैसा नहीं है सिद्धांत कि वो सरकार के घाटे को फिनांस कर सके जब तक कि सरकार करेंसी नहीं छापती। तो एक विकल्प ये हो सकता है कि सरकार विदेशी बाजार में जाए और वहां से सस्ता कर्ज 0%, आधे % पर लेकर आए और उसका अर्थव्यवस्था में निवेश करे। तो क्या सॉवरेन रेटिंग एजेंसी से सवाल पूछना, उन पर दबाव बनाना उसकी तैयारी है? क्योंकि अगर भारत को अंतरराष्ट्रीय बाजार में बोरोइंग के लिए जाना पड़ेगा तो उसे अपनी साख ठीक करनी पड़ेगी, क्योंकि इस रेटिंग पर, जिस रेटिंग पर भारत की रेटिंग है, इस पर सॉवरेन बोरोइंग करने में दिक्कत आएगी। इसका तार एक तरफ से और जुड़ता है जिस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं कि रिजर्व बैंक फॉरेक्स का रिजर्व, डॉलर का रिजर्व बिल्ड कर रहा है, जिसकी तरफ इशारा आज इकोनॉमिक सर्वे ने भी किया है। अगर भारत से $1 बिलियन या $2 बिलियन की बोरोइंग के लिए विदेश के बाजारों में जाता है तो विदेशी मुद्रा भंडार का मजबूत और भरा होना जरूरी है। ये महत्वपूर्ण चीज है। बजट पर निगाह रहेगी कि क्या इस तरीके का कोई कार्यक्रम या सॉवरेन बोरोइंग का कोई कार्यक्रम दोबारा बजट के एजेंडे पर आता है और उसे कैसे स्वीकार किया जाता है, उस पर क्या प्रतिक्रिया होती है? सर, मेरा इसमें आखिरी जो एक मैं सवाल पूछना चाह रहा हूँ वो ये है कि बजट को लेकर सरकार की तरफ से बहुत बड़ा सिग्नल आया है। आज जब बजट सत्र की शुरुआत होनी थी, रामनाथ कोविंद का एड्रेस होना था, उसके पहले नरेंद्र मोदी पहुंचे संसद, पार्लियामेंट पहुंचे, वहां पे कुछ नेताओं से मुलाकात की उन्होंने, उसके बाद मीडिया को संबोधित किया और उस संबोधन में उन्होंने एक बात कही जो बहुत क्लिकिंग पॉइंट है, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग उस बात को मिस भी कर गए होंगे। वो बात ये है अंशुमन जी कि उन्होंने कहा था, आपने भी ध्यान दिया होगा, कि पिछले 1 साल में 2020 में जितने भी आत्मनिर्भर पैकेज आए वो मिनी बजट की तरह ही थे, उन्होंने ये कहा। और मतलब मैं वो शब्दावली नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन लब्बो-लुआब यही था। और अगला बजट भी उसकी कंटिन्यूटी में देखा जाए, मतलब जिस बजट की हम उम्मीद कर रहे थे और अर्थात भी हमारा आगामी अर्थात भी इसी पर है, आसपास है कि सरकार को एक बहुत गेम चेंजिंग और बहुत ही रेडिकल किस्म का बजट लाना होगा। क्या एक और मिनी बजट आने जा रहा है? प्रधानमंत्री ने जो कहा वो लगभग उस दावे से या उस संभावना से जो उपजा उत्साह था ना सिद्धांत, उसे कमजोर करता है। जो वित्त मंत्री ने कहा था कि नेवर बिफोर बजट होगा, ये अभूतपूर्व बजट होगा,
पर प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने पिछले साल तो कई बार बजट पेश किया और उसी श्रृंखला में एक बजट होगा। यानी अगर इससे बजट का संकेत लेने की कोशिश की जाए तो ये आत्मनिर्भर भारत के आसपास जिस थीम पर सरकार पिछले 1 साल से 1.5 साल से काम कर रही है, उस पर केंद्रित बजट होगा। इकोनॉमिक सर्वे में भी जब गोता लगाया जाए ना, तो भी हमको वही चीज दिखती है जो आज प्रधानमंत्री ने कही है कि किसी नेवर बिफोर बजट जैसा संकेत हमको इकोनॉमिक सर्वे भी नहीं देता। इकोनॉमिक सर्वे सिर्फ ये संकेत देता है कि हेल्थ केयर पर स्पेंडिंग बढ़ाई जानी चाहिए, और हेल्थ केयर की स्पेंडिंग बढ़ाने के लिए हम चर्चा कर चुके हैं कि कोविड के नाम पर कोई सेस आएगा। अब वो सिर्फ सारे टैक्स पर लगेगा या किसी खास टैक्स पर लगेगा, ये बात अलग है। इकोनॉमिक सर्वे ने भी किसी को तो रेडिकल रिफॉर्म बजट का संकेत नहीं दिया, जैसा कि कोई रेडिकल बजट हो। सर्वे ये बात करता है कि रेगुलेशन ठीक किए जाने चाहिए, सर्वे ये बात करता है कि इनोवेशन की बढ़ोतरी की जानी चाहिए, पर इनका सबका बजट से कोई लेना देना नहीं। इनोवेशन और रेगुलेशन इनका सीधे बजट के खर्च से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी तो इससे लगता है कि जो बजट को लेकर यूफोरिया या बजट को लेकर जो अति उत्साह या जो एंथुसियाज्म है वो शायद हल्का धीमा पड़ेगा। और यहाँ एक चीज मेंशन करने वाली जो आज की का रहस्य है, अभी क्योंकि मैं इकोनॉमिक सर्वे में लगा हुआ था तो उसकी जानकारी नहीं ले पाया। इकोनॉमिक सर्वे के बाद शेयर बाजार एकदम टूट गया। ओके, इकोनॉमिक सर्वे पेश होने के क्या बाद है टेली सर, आज की मार्केट तो बंद होने वाला होगा अभी? मार्केट बंद हो गया। मार्केट सेंसेक्स करीब 600 पॉइंट नीचे बंद हुआ, और सुबह मार्केट चढ़ा हुआ था। सुबह मार्केट बेहतर स्थिति में था और निफ्टी करीब 190 पॉइंट के आसपास गिरा। महत्वपूर्ण बात रखने, दो चीजें ध्यान रखने वाली जरूरी है, क्योंकि हमेशा हम इकोनॉमी में बहुत सारी चीजों को जोड़कर ही देखते हैं, स्टैंड अलोन कुछ नहीं देखते। ये बजट से पहले का आखिरी सेशन था शेयर बाजार में आज, क्योंकि इसके बाद छुट्टी है और सोमवार को बाजार बजट सुनेगा और उस हिसाब से अपनी प्रतिक्रिया करेगा। तो पहली चीज ये। दूसरी चीज है कि अगर शेयर बाजार की प्रक्रिया में देखें तो आज से नया सीजन शुरू हो रहा था, मतलब नई खरीद का दौर शुरू होता है। जो सीरीज शुरू होती है वो शुरू हो रही थी। अब शेयर बाजार की जो प्रतिक्रिया थी वो इकोनॉमिक सर्वे और बाकी कई सारी चीजों से मिलजुल कर आई। इसका मतलब है कि बाजार जहां प्री बजट रैली देखते थे आमतौर पर, वो बजट से ठीक पहले इकोनॉमिक सर्वे के तत्काल बाद अचानक लड़खड़ा गया, काफी तेजी से लड़खड़ा है। ये भी बता रहा है, जो आप कह रहे हैं उसकी तरफ इशारा कर रहा है, जो प्रधानमंत्री ने शायद बजट को लेकर किसी बड़े अति उत्साह की तरफ बनने की तरफ इशारा नहीं किया, बल्कि ये कहा कि आत्मनिर्भर भारत का की सीक्वेंस में उसी क्रम में होने वाला एक बजट होगा। सर्वे भी जिस तरीके का लंबा ग्रोथ पाथ बता रहा है ना सिद्धांत, सर्वे ये बिल्कुल नहीं कह रहा है कि हम अचानक ताबड़तोड़ आनंद फानन में सारी चीजें उभर कर सामने खड़े हो जाएंगे। वो भी इस तरफ इशारा कर रहा है कि ये टू बी कंटिन्यूड टाइप का बजट होगा, जिसमें कि वर्क इन प्रोग्रेस की जो पहले हो चुका है उसका अगला हिस्सा या दूसरा हिस्सा, छोटे उद्योगों के लिए कुछ, मनरेगा के लिए कुछ, उद्योगों के लिए कुछ, इस तरीके की प्रक्रियाओं के आधार पर बजट बना हुआ बजट होना चाहिए। लेकिन फिर भी वित्त मंत्री हमेशा सरप्राइज देते हैं और उनके पास सरप्राइज देने का विकल्प मौजूद रहता है, तो इसलिए हम लोग इंतजार करेंगे। और जो संकेत सर्वे, प्रधानमंत्री के भाषण, शेयर बाजार उससे निकलते हैं, उस हिसाब से बजट की तस्वीर कुछ मिली जुली सी लग रही है। तो ये था आज का खर्चा पानी। कैसा लगा आप लोगों को जरूर बताइएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। अब हम संडे को मिलेंगे अर्थात में, उसके बाद मंडे को मिलेंगे बजट के साथ, और फिर अगले हफ्ते मिलते ही रहेंगे। मैं हूँ, साथ में अंशुमान जी हैं। अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया।